जी अस्सलाम वालेकुम to all class. Today is the 3rd January 2021 and it's time around 10 a.m. and today our topic is the risk management process. So we are supposed to see that what about the risk. So there is a process then we can manage the risk. तो कभी भी आप किसी कंपनीज में हैं तो आप रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए कुछ एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है जो हमारे बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के या कॉर्पोरेट लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ 5 बातें हमें बताई हैं। हमें बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन का है। द सेकंड इज द असेसमेंट। द थर्ड इज द सिलेक्शन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के किस तरह से रिस्क को मैनेज किया जाए, किस टेक्निक के तहत। डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स होती हैं, अभी हम देखेंगे अपने चैप्टर में। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब फिर हम टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम उसको रिव्यू करेंगे कि आया कोई गैप तो नहीं आने लगा, कोई इश्यूज तो नहीं आ गए। जो इश्यूज होंगे उनको रिव्यूज करेंगे और देन उनको कंट्रोल भी किया जाता है लास्ट में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं तो देखते हैं कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन है क्या एक्चुअली। Before a company can make any plan or policy about how to handle these risks it faces, it must be fully aware of all the risks that it is exposed to. Many a time, people are not even aware that they are exposed to a risk. तो सबसे पहले बात क्या की है कि अगर कोई भी कंपनी है तो वो सबसे पहले जो है ना अपना रिस्क को एनालाइज करेगी कि आया कि किसी को कोई रिस्क तो नहीं है किसी कंपनी में। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, मेरी अपनी ज़ाती एग्जांपल है। आपको पता है कि कुछ जो है ना स्टॉक स्टॉक में लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो किस चीज़ को स्टॉक करने लगते हैं, जो उनका वेयर हाउस है, वेयर हाउस में वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क को देखेंगे। वो कहते हैं कभी कभी वो उसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिस्क हमें हो सकता है। ये तो नहीं है जो वेयर हाउस है वहाँ पे कहीं पे इशू हो और अगर रेनफॉल हो तो आपका सारा जो भी स्टफ सेव्ड है वो डैमेज हो सकता है। तो ये रिस्क है, रेन का एक रिस्क है वहाँ पे। और उसकी जो आप कवरिंग देखेंगे क्या है कि वो वेयर हाउस सेफ भी है कि नहीं, तो ये रिस्क है ना, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो चल पड़ते हैं। ठीक है जी, तो हमने ऐसे नहीं चलना। हम क्योंकि बड़े लिखे हैं तो हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इश्यूज हमें सामने आ सकते हैं। जी, अंडरस्टैंड द टॉप द पॉइंट। Yes, sir. हाँ, Yes, sir, understand. तो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, इसको देखते हैं अगेन। नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अ रिस्क टू विच अ बिजनेस इज एक्सपोज मे बी मीन बाइंग इंश्योरेंस। कहते हैं बाइंग इंश्योरेंस है, ये भी उसको कवर करने का मेथड है। और रिस्क एट ऑल फैक्ट्रीज बेस्ड इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, कहाँ पे है कि फैक्ट्री कहीं पे लगा दी है जहाँ पे जलजिले आते हैं। अगर आप चाइना में चले जाएं तो सिचुआन का एक इलाका है, वहाँ तो आए दिन जलजिला ही आता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका किसी ऐसे इलाके में आपने कोई अपना बिजनेस ओपन किया है जहाँ पे आपको जलजिला आने का खतरा हो, लाख हो, तो वो भी एक रिस्क है। आप वो पहले से आप जो भी बिल्डिंग बनाएंगे वो इस लेवल की बनाएंगे कि आप अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट बात क्या है, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको शिनाख्त करना, असेसमेंट उसको असेस करना थोड़ा डीपली जाके। अब हम देखते हैं, वंस ऑल द पोटेंशियल रिस्क्स टू विच अ कंपनी इज एक्सपोज हैव बीन लिस्टेड, सबसे पहले क्या करेगी वो लिस्ट कर लेगी। आया कि अब उसको रेनफॉल का खतरा है, आया कि वहाँ पे कोई आग लग सकती है, आया कि किस किस्म का वहाँ पे जल्जला आता है कि नहीं आता। आप लिस्ट बनाएंगे उनकी। द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट ईच रिस्क टू डिटरमाइन द पॉसिबल फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस। फिर आप ये देखेंगे कि आपको अगर खुदा ना खास्ता ये मसला हो भी जाता है तो आपको कितना लॉस हो जाएगा फाइनेंशियली, आप अंदाजा लगाएंगे उसका अपॉन अक्रेंस ऑफ अ इम्प्यूजेंट इवेंट, उस खास इवेंट का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बाय अ कार, द डिफरेंट रिस्क रिलेटेड टू कार ओनरशिप में इंक्लूड डैमेज टू द कार ड्यू टू एन एक्सीडेंट, लॉस ऑफ अ कार ड्यू टू थेफ्ट, complete destruction of a car by fire or mob action or accident, and the third party liability if your car hits another vehicle or a person। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क उसने बता दिए हैं कि आपने गाड़ी ली है तो कितने किस्म के उसमें रिस्क होंगे। अब रिस्क असेसमेंट क्या है, हाउ लाइकली इज
इट फॉर एनी ऑफ दीज रिस्क टू एक्चुअली हैपन, कि कितने मरतबा ये एक्चुअल में हैपन होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, ये आपको पता है कि पॉसिबल लॉस आपको कितना होगा। कैन द कंपनी अफोर्ड एज्यूम दैट रिस्क इट नॉट, क्या वो कंपनी वो रिस्क को अफोर्ड कर सकती है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ ट्रांसफरिंग दिस रिस्क टू समवन एल्स। तो लास्ट में आप ये देखेंगे कि अगर इस रिस्क को ट्रांसफर किया जाए किसी दूसरी कंपनी के ऊपर, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे, तो आया कैसे होगा। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, रिस्क असेसमेंट में ही आती हैं। Quite similarly, whenever companies decide to invest in a new project, they undertake detailed studies। ठीक है, आप डिटेल स्टडी करेंगे। अब जी मैं, ये कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में है, कोई भी काम है, हमेशा आप याद रखिएगा। मैं एक दफ़ा अटेंड कर रहा था सेमिनार 1122 का। उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं पे देखें कि कोई मसला हो गया है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट है या कहीं पे कोई आग लग गई है, तो सबसे पहले आपने अपने रिस्क को देखना है कि आया आपको रिस्क क्या है इनको बचाने के लिए, आप सेफ्टी में हैं या नहीं है। अगर आप किसी दूसरे की मदद करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को एक एक ऐसे लिबास में, पैराशूट के कपड़े में बंद करें जिसको आग ना लग सके। ठीक है, तो हमने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया अपना वो सूट यूज करके। आगे क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक टू बी यूज। क्या क्या टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। चार बेसिक टेक्निक्स हैं जी। सबसे पहले है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस refers to a conscious decision not to be exposed to a particular risk. People may decide to avoid the risk of going into certain professions, and firms may avoid certain lines of business because they are considered too risky. देखें जी, अगर एक कंपनी है तो उसने अपना माल भिजवाना है, हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के, फॉर एग्जांपल जैसे कि आम रूटीन में पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते थे। अगर एक कंपनी है, उन्होंने देखा कि रोड्स के ऊपर काफ़ी आजकल इश्यूज बने हुए हैं, लोग जो है ना इश्ताल अंगेज़ी का शिकार है। अगर उन्होंने कोई स्टफ़ अपना ट्रक्स के ज़रिए भिजवाना है, तो ट्रक्स तक एक्सेस जो है ना आम आवाम की ज़्यादा होती है। तो वो क्या करेंगे, वो जो है ना उसमें जाएंगे ही नहीं, वो कहेंगे नहीं बाय रोड हमारा सामान जाना ही नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे कि या बाय शिप जाना चाहिए हमारा सामान, समंदर के रास्ते, जहाँ पे हमें कोई इश्तियाल अंगेजी का शिकार ना हो। तो हम रिस्क को अवॉइड कर लेंगे, हम दूसरी लाइन चेंज कर देंगे, हम उस लाइन की तरफ जाएंगे ही नहीं। अब मैं आपको दूसरी एक बात बताता चाहूँ, जो लोग रिस्क टेकर नहीं होते वो पेट्रोल पंप वगैरह ओपन नहीं करते, फ्यूल का बिजनेस नहीं करते, कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमें। ठीक है, तो हमेशा आप अपनी कैपेसिटी को देखें कि आप कितने लेवल का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप उसमें हाथ डालें। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आप अब। अच्छा, लॉस प्रिवेंशन थ्रू इंटरनल कंट्रोल। देखिए हमने इंटरनल कंट्रोल को पढ़ा था, याद कीजिए लास्ट एक दो लेक्चर्स में। ये अकाउंटिंग का भी टॉपिक होता है इंटरनल कंट्रोल, और यहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं। दिस रेफर्स टू एक्शंस टेकन टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड और सेंसिटिविटी ऑफ द लॉसेस। सच एक्शंस कैन बी टेकन प्रायर टू कंकरेंट विद आफ्टर ए लॉस अकर। याद कीजिए हमने ये बोला था कि कंपनी में जितना कंट्रोल थोड़ा सा बेहतर होगा, हम उतने लॉस की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिड्यूस योर एक्सपोजर टू द रिस्क ऑफ इलनेस बाय ईटिंग वेल। क्या है, आपने जी आवाज आ रही है आपको, सुन सकते हैं आप मुझे, कैन यू हियर मी। जी सर। अब थोड़ा सा यस अटेंटिव सर। हो जाएं। ये मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल यही दिया है कि अगर आपका ईटिंग वेल है, वेल ईटिंग कैन रिड्यूस योर इलनेस ऑफ रिस्क ऑफ इलनेस। अगर आप अच्छा खाते हैं तो क्या है, आप बीमारी से बच सकते हैं। ये एक मेथड हो गया ना, इंटरनल कंट्रोल हो गया। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपका टीचर हूँ। कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़ात पे जितना अच्छा खाना खा सकते हैं वो लगाएं, क्योंकि जो इंसान जो है ना पैसे अगर खाने में बचा ले तो उसके पैसे कहाँ लगते हैं, दवाइयों पे जाके लग जाते हैं। एम आई राइट। यस सर। हम गए चाइना में, तो चाइना में ना चीज़ें बहुत महंगी थी। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि अगर आप पैसे बचाएंगे ना यहाँ पे कि ये इतने पैसों की चीज़ है तो मैं क्यों खाऊं, देन अल्टीमेटली यू विल गिव दैट मनी टू द डॉक्टर। सो बी इंटरनल कंट्रोल बाय योरसेल्फ। आप हमेशा अपनी हेल्थ का भी यही ख्याल रखें कि आप जो है ना, अच्छा, गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप।
अगर आप स्लीप अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपकी सेहत खराब नहीं होने देगी। नॉट स्मोकिंग, कीपिंग योर डिस्टेंस फ्रॉम पीपल नोन टू हैव अ फ्रेश कोल्ड्स, जिनको जुकाम है। इफ़ यू कैच अ कोल्ड, अगर आपको कैच हो जाता है, यू कैन स्टे इन अ बेड एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इट टर्न टू निमोनिया। वो कहते हैं निमोनिया से बचा जा सकता है अगर आपको हल्का फुल्का कोल्ड हुआ है, तो अगर आप सेफ हो जाएं तो समझ आ गई ना। लॉस प्रिवेंशन थ्रू इंटरनल कंट्रोल से हम लॉस को कैसे देखेंगे। तो इसी तरह बच्चे कंपनीज में भी क्या होता है कि वो क्या करता है कि अगर एक उन्होंने मशीन ली हुई है, ठीक है, मशीन की अगर वक्त पे मेंटेनेंस होती रहे तो उसको कोई रिस्क है मशीन के कोई पुर्जे टूटने का? नहीं है ना। तो इट मींस दैट यस सर, नहीं है। you are supposed to maintain your assets on time or with the time possible time. अब माशाल्लाह से आप काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, मेल फीमेल्स, जो बाइक चलाते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं। जो इंसान अपनी मेंटेन रखता है बाइक को, वो क्या है, वो अल्टीमेटली एक तो उसको सेफ्टी होगी। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि ना ये शीशे ही नहीं लगाते बाइक के ऊपर, हालांकि गाड़ी वाले ने तो शीशे लगाए हुए हैं, आपने क्यों नहीं लगाए हुए? अगर आप बाइक पे बैक व्यू मिरर को लगा देते हैं, देन अल्टीमेटली यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। आप जो है ना, हर एंगल को आपकी नजर पड़ रही होती है और आपका एक्सीडेंट का रिड्यूस हो जाता है रिस्क। ये मैंने पहले भी बात बताई थी। तो कोशिश करनी है आपने, जो बाइक वाले हजरात है ना पाकिस्तान में, वो अपने बाइक के साथ 200 रुपए के शीशे लगा लें, 200-300 के। जी। रिस्क रिटेंशन, दिस रेफर टू absorbing the risk and covering losses out of one's own resources। क्या है? रिटेन कर लेना, अपने अंदर जज्ब कर लेना रिस्क को। दिस समटाइम्स हैपेंस बाय डिफॉल्ट, अल्टीमेटली ये ऐसा हो जाता है when one is unaware that there was any risk or one chooses to ignore it, if the loss occurs one has no choice but to bear it। वो कहते हैं कुछ कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इस किस्म के रिस्क जो है ना, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी में हैं तब क्या होगा, ये रिस्क रिटेंशन ऑटोमेटिकली एक एब्जॉर्प्शन का वो है, क्योंकि ये हम टूल देख रहे हैं ना, मैनेजमेंट टूल्स देख रहे हैं कि ये क्या है। तो रिस्क क्या है, रिटेन हो गया, इंटरनली एब्जॉर्ब हो गया। मिसाल के तौर पे आपने मिसाल सुनी है कि हम जो है ना स्ट्राइकी स्पीकिंग लोग जो है ना, यहाँ पे मिसाल देते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया है तो पहले साल जो है ना आपको जो है ना वो लॉस बर्दाश्त करना होता है। दूसरे साल में आपकी वो एक शॉप का नाम मिलता है आपको। थर्ड ईयर में आपको अर्निंग होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जो पहला साल है ना वो लॉस का होता है, वो अल्टीमेटली उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो वो रिस्क को रिटेन करता है अपने अंदर, यानी रिटेंशन में जज्ब करता रहता है वक्त के साथ साथ। तो इस किस्म के भी एक मेथड्स होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। डिफरेंट बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इस किस्म की चीज़ों को रिड्यूस तो कर सकती हैं। जी, नेक्स्ट आती है बात। जी बच्चे, सुन सकते हैं आप मुझे? कैन यू हियर मी प्लीज, बिकॉज माई इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल Yes, जी sir. सर। जी सर। ऑनलाइन। सिंधु कैसे हो, ठीक हो? आ गए हैं लाइन पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ सर। सिंधु, आप आप कैसे हैं? पंजाबी हो और ये सिंध वाला नाम कैसे है? आपकी कास्ट है? जी सर, ये जट फैमिली की ना सब कास्ट है। अच्छा अच्छा, सिंधु, चलें जी। अच्छा, रिस्क ट्रांसफर की बात आ जाती है। अब हम आते हैं रिस्क ट्रांसफर क्या होता है। ये अब हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी सी टेक्निक्स देख रहे हैं। वन वे टू कवर वन सेल्फ अगेंस्ट रिस्क इज ट्रांसफर द रिस्क समवन एल्स। तो क्या है, कहते हैं ना कि किसी और के कंधे पे डाल देते हैं बात। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, कोई इल्जाम लगाए तो दूसरे पे डाल देना, ऐसे ही रिस्क को भी दूसरे लोगों पे डाल देना। दिस समवन एल्स विल नॉट एज्यूम योर रिस्क विदाउट गेटिंग सम कंपनसेशन फ्रॉम यू। लेकिन जो उस रिस्क को बर्दाश्त करता है तो उसको क्या करता है, उसको कंपनसेट भी करना पड़ता है, उसको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। यू नीड टू weigh this compensation against your ability to bear the loss yourself and decide whether to retain the risk of transfer it to someone else। डेफिनेटली दूसरा एक बंदा आपसे ये चीजें ले रहा है, वो क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ना, तो वो रिस्क आपके बिहाफ पे ले लेते हैं, लेकिन आपसे कुछ चार्ज करते हैं। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी जो है ना एक्सेप्ट करती है आपकी गाड़ी के रिस्क को बियर करने के लिए। वो कहता है कि क्योंकि उसने बहुत से लोगों से पैसा लिया होता है, तो अल्टीमेटली एक दो गाड़ियां बनवाने में उसको कोई लॉस नहीं है। तो इसलिए लोग जो है ना कार इंश्योरेंस की तरफ चले जाते हैं। आगे क्या कहता है,
करेंसी प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क कैसे कंट्रोल होता है जी। प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क जो होता है ना, हमने एक दफा पढ़ा था डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ, तो उसमें ये होता है कि बच्चे फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करेंसी स्वैप्स होते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं बेसिकली जिनकी मदद से जो है ना हम अपने रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वो करेंसी के हवाले से है तो ट्रांसफर हो जाता है रिस्क, हम पहले से ही मुआहदा तय पा लेते हैं कि इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। अब करेंसी अप हो या डाउन हो, देयर इज अ नो टेंशन। नेक्स्ट में क्या कहता है, देयर आर 4 बेसिक मेथड्स ऑफ अकॉम्प्लिशिंग द ट्रांसफर ऑफ रिस्क, हेजिंग, ऑप्शंस, इंश्योरिंग एंड डाइवर्सिफाइंग। ये बड़ी बात की है उसने, ये बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पॉइंट आपको एग्जाम में भी दिए जा सकते हैं कि हेजिंग क्या है, रिस्क को अवर्स करना, ऑप्शंस क्या है, इसमें भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइंग क्या होता है कि आप पोर्टफोलियो बना देते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं एक से ज्यादा कामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए ये उसने बेसिक मेथड बताए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर रिव्यू सर ऑफ द आपने रिस्क हेजिंग का क्या बताया? सिचुएशन। हेजिंग में ना ये होता है कि आप थोड़ा सा बस कोई ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिससे रिस्क अवर्स हो जाता है। ओके सर। रेगुलर रिव्यू ऑफ द रिस्क सिचुएशन, डेफिनेटली जी। लास्ट हमारा पॉइंट क्या था बेसिकली कि वो उसने रिव्यू की बात की है कि हमने इसको रेगुलरली प्रोसेस बेसिस पे देखना होता है, फीडबैक लेना होता है, इन विच डिसीजंस आर पीरियडिकली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, जिनमें पीरियडिकली डिसीजंस को देखा जाता है, रिवाइज किया जाता है। मैंने आपको बताया था, हमेशा याद रखिएगा, एक होती है एक्चुअल हमारे रिजल्ट्स, एक होते हैं एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। जब हम एक्चुअल में से एस्टिमेशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ फिगर आएगा, दैट इज कॉल्ड द गैप। गैप गैप जब आ जाता है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं डिफरेंट अबव टेक्निक्स लगा के। तो अगर हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को तब तो चीज़ें सही चलेंगी, अदरवाइज सही नहीं चलेंगी। अब क्या है, जो हमने रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक देखी, जो भी प्लान बनाया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। फॉलोइंग अ डिसीजन अबाउट हाउ द हैंडल रिस्क आइडेंटिफाइड, वन मस्ट इम्प्लीमेंट द टेक्निक सिलेक्टेड। जो हमने टेक्निक सिलेक्ट की है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रोसेस इज टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी हमें इतनी नहीं आनी चाहिए। थस इट इज कंपनी डिसाइड्स टू बाय इंश्योरेंस टू कवर सम ऑफ रिस्क फेस्ड बाय इट और शॉप अराउंड द फाइंड द बेस्ट पॉसिबल कवर ऑप्टिमल कॉस्ट। कहते हैं कि इंश्योरेंस वो हम डिसाइड करते हैं कि आया हमें इंश्योरेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर कोई ऐसी इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो हमें गाड़ी से भी ज़्यादा की पड़ जाए। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास जो एक गाड़ी का मॉडल है वो 2010 का है, मैं उसकी जाके कंपनी से इंश्योरेंस करवा लूँ और मुझे उसकी मद में 8 लाख रुपए देने पड़ जाए, इतने की गाड़ी ना हो, और आप इस किस्म का डिसीजन भी नहीं लेंगे, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए आपको डिसीजन लेने के लिए। हाँ, आपकी 20-25 लाख की गाड़ी है तब आप जाएं 5-6 लाख की आप इंश्योरेंस करवा लें, कोई इशू नहीं। अगेन हैविंग सेलेक्टेड द इंश्योरर द मस्ट कंप्लीट द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। वो कहते हैं फॉर्मेलिटीज होती हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जिन सबको आपने देखना होता है। नेक्स्ट हमें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ना बच्चे, ये हमें बताया गया है एक एक पिक्चर में बताया गया है। लेकिन जो हम अभी अभी हमने पढ़ा कि रिस्क असेस आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, टेक्निक्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, लेकिन हमने बाद में रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक में देखा कि रिस्क अवॉइड किया जाना, लॉस को प्रिवेंशन, इंटरनल कंट्रोल से रिस्क रिटेंशन, रिस्क ट्रांसफर मेथड। तो रिस्क ट्रांसफर मेथड में क्या है, हेजिंग है, ऑप्शंस हैं, इंश्योरेंस है और डाइवर्सिफिकेशन है। अब हम नीचे चलते हैं। अब ये जो रिस्क ट्रांसफर मेथड है ना, जो हम अभी हेजिंग का क्वेश्चन या 4 पॉइंट आए, ये रिस्क ट्रांसफर की टेक्निक्स, ठीक है जी। क्या है, वन इज सेड टू hedge a risk when the action taken to reduce one exposure to a loss also causes one to give up the possibility of a gain। वो कहते हैं हेजिंग रिस्क में उस वक्त होती है जबकि एक ऐसा एक्शन लिया जाए जो कि लॉसेस को कवर अप करे, जिसमें चांसेस हों गेन के। फॉर एग्जांपल, फार्मर्स हु सेल देयर future crops before the harvest at a fixed price to eliminate the risk of a low price।
एट हार्वेस्ट टाइम। क्या पता चला कि अगर एक किसान है तो उसने फसलों की काश्त से पहले ही अपनी फसलें जो है ना बेच देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो हेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, हेज का मतलब ही है ये। आल्सो गिव अप द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम हाई प्राइसेस एट हार्वेस्ट टाइम। तो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो ले सकें। दे आर हेजिंग देयर एक्सपोजर टू द प्राइस रिस्क ऑफ देयर क्रॉप्स। वो प्राइस रिस्क को जो है ना हेज कर रहे हैं, एक्सपोजर ऑफ प्राइस रिस्क। अच्छा, वजह क्या है, कभी भी आपको रेनफॉल हो सकता है तो वहाँ आपका नुकसान हो सकता है। आपने फसलें अपनी पहली बेच दी, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपने क्या किया, हेज किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, बाइंग ऑप्शन। एनी ऑप्शन, वो कहते हैं ये एक दो किस्म के नाम्स हैं। मैंने अभी बता रहा था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें भी यही होता है कि पहले से कुछ तय पा लेना या फिक्स डेट पे तय पा लेना। एनी ऑप्शन गिव्स द बायर अ राइट टू बाय एन आइटम एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट। वही ऊपर वाली बात है, लेकिन एक नाम अलग बताया है उसने कि इसको हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ये क्योंकि कंपनी के कुछ लैंग्वेजेस हैं हम जो पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउएवर अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। To understand how this arrangement works, let us take an example. क्या कहते हैं, उमर खटक has to pay US dollar 1 lakh to his plant supplier 6 months from now. The dollar is currently selling at 60. अच्छा, the dollar is currently selling at rupees 60. Umar Khattak fears that the dollar may rise in value against the Pakistani rupee during the next 6 months. If he agrees to pay dollars today at say 60.5 for delivery 6 months from now, he will be hedging. This saves him from the adverse impact of any increase in the price of dollar. However, when the time for getting dollar comes, if the dollar price is rupees 58, he will be a loser as he will be obligated to buy dollars at his contractual price of rupees 60.50. Now he has an alternative. He can go to the option dealer and buy an option to get dollars at say rupees 6 months from today. For getting this option, he will have to pay a fee to pay insurance premium. तो बच्चे इसमें क्या है कि आपने बस तय कर रहे हैं, आप किसी करेंसी एक्सचेंज डीलर के पास चले जाते हैं, उसके साथ जाके ना 6 माह बाद की आप पेमेंट डिसाइड कर लेते हैं। आप वो कहते हैं कि आज 60 रुपए का डॉलर है, मैं आपको 60.5 देता हूँ डॉलर के पीछे। लेकिन आपने 6 माह के बाद जो भी प्राइस होगी इतने पैसों में, तो आपने वो पे करनी है। तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्या है, वो आज इवन के 60 रुपए का डॉलर है, 60.50 का वो बाय कर रहा है, उसके साथ किसी के साथ जाके डील कर लेता है, थोड़ी बहुत उसको फीस दे देता है कि मुस्तकबिल में जितने डॉलर आएंगे वो आप पे करेंगे। तो क्या है, ये उसने एक ऑप्शन बाय कर ली। ठीक है बच्चे, कैन यू हियर मी द वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंश्योरिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या है, मींस पेइंग अ प्रीमियम टू अवॉइड लॉसेस। क्योंकि हम ये एक किस्म की टेक्निक्स देख रहे हैं जो हमने देखी कि रिस्क से अवॉइड बचने की। इंश्योरेंस भी एक मेथड है। ये आप तमाम को मैंने बता दिया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें आप जाके, मुस्तकबिल में कोई भी लॉस हो तो, थेफ्ट हो जाए, कोई इशू हो जाए, डैमेज हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे कर देती है। डाइवर्सिफाइंग में क्या होता है बच्चे, आपने एक बड़ी मशहूर बात सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा मुझे लगता है। सर नहीं पढ़ा। उसमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि आपने जो है ना अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जस्ट एक एसेट में नहीं करनी, जाके क्या करना है, एक से ज्यादा एसेट्स की तरफ जाना है। और आप जो, क्योंकि अगर एक एसेट में हमें या एक सिक्योरिटी में लॉस हो गया तो दूसरी में फायदा हो सकता है। तो इसकी आसान अल्फाज ये है कि अगर डोंट पुट ऑल एग्स इन अ वन बास्केट, एक बड़ी कॉमन सी मिसाल मशहूर है। इसमें क्या है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन अ वन बास्केट, अगर वो एक बास्केट टूटी तो आपके सारे अंडे ज़ाया हो जाएंगे। और अगर आप दो तीन जगहों पे लेके जाएंगे चीज़ों को तो क्या होगा, तो आप सेव रह सकते हैं।
डाइवर्सिफाई, हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जब भी कभी भी कोई पैसे आए, आप जो है ना आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है और डिफरेंट यानी चीज़ों में पैसे डालने हैं। इसको हम देखते हैं ये कहता क्या है। डाइवर्सिफाइंग मीन्स होल्डिंग स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मैनी रिस्की एसेट्स। क्या है? छोटी छोटी अमाउंट के आप रिस्की एसेट लें इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑल योर इन्वेस्टमेंट ओनली ऑन वन एसेट। ठीक है, एक ही एसेट में जाके इन्वेस्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने एनएफसी के शेयर जाके ले लिए हैं किसी कंपनी में, एनएफसी का पता चला कि वो घाटे में चली गई है, तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपने एनएफसी के साथ साथ एनसीबीए के, लकी सीमेंट के, डीजी सीमेंट के, इन चीज़ों के आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो 400 में, तो अगर एनएफसी लॉस में जाएगी तो बाकी फायदे में जा सकती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट डाइवर्सिफाइंग। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजिंग प्योर फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंस की बात होगी यहाँ पे। एट स्टेटेड अर्लियर द मेन फाइनेंशियल रिस्क फोर्स्ड बाय कंपनी इन पाकिस्तान आर इंटरेस्ट रिस्क, foreign exchange fluctuation risk, fluctuations in market value of financial asset held, and default risk relating to credit extended। जी बच्चे, तो हमें पता चला अब प्योर फाइनेंशियल रिस्क कहाँ होता है। वो भी एक किस्म के, एक लॉस हो गया तो वो डैमेज हो गया, वो स्टॉक के साथ एसोसिएटेड थे, कोई गाड़ियों के साथ एसोसिएटेड था, कोई अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड था। ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जहां पे क्या होगा, जहां पे आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होगा, आपको पैसे का लॉस हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने ये देखा कि क्या हो सकता है। पाकिस्तान में कौन कौन से रिस्क पाए जाते हैं? इंटरेस्ट रिस्क। जी देखें, अगर कंपनीज जो हैं इंटरेस्ट रेट कोई आपको ज़्यादा देती है, कोई आपको कम इंटरेस्ट देती है, और इसके अलावा क्या होता है, स्टेट बैंक जो है ना इंटरेस्ट रिस्क रेट को कम कर देता है, तो वो भी अफेक्ट हो जाता है। आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू में कमी आ जाना, ज्यादती हो जाना, तो ये एक रिस्क हो गया। अच्छा, फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक एक्सचेंज में अप डाउन आ जाना, उसका इंडेक्स बढ़ जाना, उसका इंडेक्स कम हो जाना। आपने जो सिक्योरिटीज जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, सिक्योरिटी मीन शेयर, आपने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां पे आपको मसाइल हो सकते हैं। क्रेडिट एक्सटेंशन की बात आई, कभी ऐसे आपने पैसा दिया हुआ है, वो क्रेडिट एक्सटेंशन हो गई है, आपको पैसा नहीं मिल सका, तो इट मींस यू विल डील दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, इसको हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इसके बाद कौन सा है, मीन्स ऑफ होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, मीन्स ऑफ हैंडलिंग स्टॉक मार्केट रिस्क। एक मिनट देख लो, क्रेडिट रिस्क यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, लेकिन हमने ये पढ़े नहीं है अभी, ये हम स्टार्ट लेते हैं कि है क्या। जी आवाज़ सुन सकते हैं? सिंधु कैसे हो? एक मिनट जी, मैं ना आपकी अटेंडेंस लगा लूं। जी, कैन यू हियर मी प्लीज? रिस्पॉन्स मी, रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. जी नेक्स्ट हमने देखा मीन्स ऑफ हैंडलिंग इंटरेस्ट रेट्स। Let us first look at it from the point of view of a borrower. The interest rate can go up or go down during the tenure of the loan. If they go down, the borrower has no cause to worry.
his interest cost will also come down. But if they go up, the borrower will have suffered the additional interest cost. One way to handle the situation is borrow funds on an interest rate that is fixed for the entire duration of a loan. This has the disadvantage that if the interest rates go down in the market, you will have to continue to pay the agreed higher rate of entire tenure of the loan. क्या कहता है कि अगर आपने कहीं से पैसे जो है ना क्रेडिट पे ले लिए हैं, अगर आपने मार्केट फ्लक्चुएशन के मुताबिक उसको इंटरेस्ट देना है, तब तो आपको लॉस भी हो सकता है, कभी आपको बेनिफिट हो सकता है। वो कहते हैं इसका सबसे पहला वे ये है कि इस रिस्क को हैंडल किया कैसे किया जा सकता है कि आप जो है ना फिक्स कर दें अपने इंटरेस्ट रेट को कि हम इतना इंटरेस्ट आपको देंगे। तो क्या होगा, लेकिन वो कहता है जब कभी मार्केट में रिस्क का इंटरेस्ट रेट कम होगा तब आप नुकसान में चले जाएंगे। तो ये क्या है, एक ये मेथड हो गया। दिस गिव्स राइज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ बोरोइंग ऑन फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स। जी आप जो है ना दोबारा क्लास में ऐड हो जाए, मैं नए लिंक के साथ आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट पढ़ेंगे, मीटिंग एंड कर रहे हैं।